देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। पश्चिम बंगाल में आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने कल शुक्रवार को धमकी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे 22 अक्टूबर को राज्य के सभी डॉक्टरों के साथ हड़ताल पर जाएंगे। आपको बता दें कि ये डॉक्टर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अपनी मृतक सहकर्मी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने कहा कि वे अन्य राज्यों में अपने सहकर्मियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और इस मुद्दे पर मंगलवार को डॉक्टरों द्वारा देशव्यापी हड़ताल भी की जा सकती है। कांग्रेस के ओबीसी मोर्चे के प्रमुख और हरियाणा के रेवाड़ी से आने वाले नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने गुरुवार को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कल शुक्रवार को एक्स पर कहा कि जैसे ही पार्टी अध्यक्ष उनका इस्तीफा स्वीकार करते हैं वो पार्टी छोड़ने पर विस्तार से बात करेंगे। उन्होंने लिखा कि मैं कोई संत नहीं हूं, मैं एक राजनेता हूं और जैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे, मैं अपने भविष्य की रणनीति तय करूंगा और कुछ नेताओं की ओर से मेरे राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई कार्यप्रणाली और बाधाओं का विस्तृत विवरण दूंगा। उन्होंने बताया कि उनके लिए इस्तीफा देने का फैसला बहुत कठिन था। उनका परिवार कांग्रेस पार्टी से साल 1952 से जुड़ा हुआ है, जब उनके पिता राव अभय सिंह विधायक बने थे। आपको बता दें कि कैप्टन अजय सिंह यादव कांग्रेस के बड़े ओबीसी नेता थे। वह हरियाणा के रेवाड़ी से 5 बार के मंत्री और विधायक रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज शनिवार को शोपियां जिले में एक गैर स्थानीय मजदूर की हत्या पर दुख व्यक्त किया, जिसका शव मिला था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के हमलों की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मजदूर की पहचान अशोक चौहान के रूप में हुई है, जिसका शव शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर जिले के जैनापोरा के वाचू इलाके में एक खेत में मिला था। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा कि दक्षिण कश्मीर में आतंकवादियों के हाथों अशोक चौहान की मौत के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। ये हमले घृणित हैं और इनकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। मैं मृतक के परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। बिहार के सिवान और सारण जिले में जहरीली शराब से अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 28 मामले सिवान के हैं। इस बीच इस पूरे मामले में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चल रही उच्च स्तरीय जांच की समीक्षा की। आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2016 में ही शराबबंदी कानून को लागू किया था। अब इस बीच मामले पर राज्य के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है। ऐसा वातावरण बनाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उस जिले में पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। सरकार मामले की तहकीकात कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी लागू है। यह सरकार और सबकी सहमति से लागू हुई है। यह सबकी जिम्मेदारी है कि बिहार में शराबबंदी को लागू करवाने में सहयोग करें और अपराधियों को बचाने की कोशिश बंद करें। बिहार में जहरीली शराब त्रासदी पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सरकार जब समय समय पर पॉलिसी बदलती है तो सरकार इसको लेकर कोई कानून क्यों नहीं बनाती। अगर मैं कभी सत्ता में आया तो सबसे पहले जहरीली शराब बनाने और बेचने वालों को आजीवन कारावास की सजा होगी और उस इलाके में जो भी पदाधिकारी होंगे उनको बर्खास्त किया जाएगा। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। वे कल शुक्रवार को तिहाड़ जेल से रिहा हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत अन्य आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं जमानत मिलने पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि इस देश में जो अत्याचार किया जा रहा है उससे जनता को दबना नहीं चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए। जो लोग इसके खिलाफ हैं उन्हें सबक सिखाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि वो दबेंगे नहीं। तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि हम केवल और केवल अन्याय के खिलाफ लड़े हैं। नेता तो बहुत हैं इस देश में, पार्टियों की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें क्यों अरेस्ट किया। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमियों की पार्टी बनाई और आम आदमियों ने उन्हें समर्थन दिया। उन्हें दर्द इस बात का है कि अगर मनीष सिसोदिया ने स्कूल ठीक कर दिए तो उन्हें कौन पूछेगा। सत्येंद्र जैन ने अस्पताल ठीक करवा दिए तो उन्हें कौन पूछेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी कोई राजनीति में नहीं आएगी। आम जनता चुनाव ना लड़े, आम आदमी राजनीति में ना आ जाए और आम आदमी आकर इनकी दुकानदारी बंद ना कर दे,
इसलिए हमें अरेस्ट किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद तेलुगु देशम पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कई बार केंद्र में सरकार बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नायडू ने टीडीपी सांसदों और विधायकों की बैठक को संबोधित करते हुए उनसे अनुरोध किया कि वे वाईएसआरसीपी नेताओं द्वारा अपनी पार्टी के शासनकाल के दौरान की गई गलतियों को ना दोहराएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि टीडीपी नेताओं को शराब के व्यापार में शामिल नहीं होना चाहिए जब तक कि यह उनका पारिवारिक व्यवसाय ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी को इसमें कुछ अनुशासन रखना चाहिए। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक नई नीति के तहत निजी पार्टियों को 3,396 शराब की दुकानें आवंटित की हैं। महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण का आह्वान करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि महिलाओं को प्रतीकात्मक पद स्वीकार नहीं करना चाहिए बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। उन्होंने यह बात कांग्रेस के शक्ति अभियान की एक बैठक को संबोधित करते हुए कही, जो कि देश में महिला सशक्तिकरण के लिए इंदिरा फेलोशिप द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन है। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि आज राजनीति में संघर्ष केवल राजनीतिक दलों के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक वैचारिक लड़ाई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए समय सीमा तय करना मुश्किल है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका देश जीतेगा। मीडिया से बातचीत में पुतिन ने कहा कि उनका देश बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने यूक्रेन पर पहले किए गए प्रयासों को विफल करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही पीटीआई द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या वह रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता में भारत की भूमिका देखते हैं, इस पर पुतिन ने पीएम मोदी द्वारा व्यक्त की गई चिंता का उल्लेख किया। उन्होंने स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता की सराहना की और कहा कि रूस इसके लिए आभारी है। गजा के उत्तरी हिस्से जबालिया में मौजूद एक शरणार्थी शिविर पर किए गए ताज़ा इस्राएली हमले में 33 लोगों की मौत हो गई है। गजा में हमास के अधिकारियों ने इस हमले की जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक इस हमले में 21 महिलाओं की मौत हुई है। हालांकि इस ताज़ा हमले के आरोपों को लेकर इसराइल ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की। आपको बता दें कि इस्राएली सेनाएं पिछले कई हफ्ते से घनी आबादी वाले शिविरों की घेराबंदी कर रही थी और इसी हफ्ते एक इस्राएली हमले में हमास के प्रमुख नेता याह्या सिनवार की भी मौत हो गई। गौरतलब है कि इसराइल और हमास के बीच ये युद्ध बीते साल 7 अक्टूबर से जारी है। इस युद्ध में अब तक 42,000 से अधिक फिलिस्तीनी और 1700 से अधिक इसराइली मारे जा चुके हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।